नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था संख्याओं के बारे में बहुत ही सरल भाषा में। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। इसमें पहला है समृद्ध नियम। पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध नियम। दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही होगा, न कि कोई और संख्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या की जगह पर 0 ले लिए और प्लस फिर पूर्ण संख्या की जगह पर 4 ले लिए। दोनों को जोड़ दिए तो 4 आया, यानी कि 4 भी एक पूर्ण संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध है। दूसरा, व्यवकलन या घटाव का के लिए समृद्ध नियम। पूर्ण संख्या की जगह पर 2 ले लिए, फिर माइनस, फिर पूर्ण संख्या की जगह पर 4 ले लिए। दोनों को सॉल्व किए तो आया -2। तो -2 यानी कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। अब पढ़ेंगे गुणन के लिए समृद्ध नियम। तो यहाँ पर देखिए, एक पूर्ण संख्या ले लिए 0 और एक पूर्ण संख्या ले लिए 5। दोनों को सॉल्व किए तो आ गया 0। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। भाग के लिए समृद्ध नियम। एक पूर्ण संख्या 2 ले लिए, फिर एक पूर्ण संख्या 3 ले लिए। दोनों को सॉल्व किए तो आए 2/3। तो क्या 2/3 पूर्ण संख्या है? नहीं ना। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। समृद्ध का मतलब ये होता है ना, मान लीजिए कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक, तो उससे हम लोग चिप्स ही निकाल सकते हैं, न कि कोई चॉकलेट निकाल सकते हैं। फिर परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में दूसरा है पूर्ण संख्याओं के लिए समृद्ध नियम। योग के लिए समृद्ध नियम। तो देखिए, पूर्णांक संख्या के लिए, तो पूर्णांक संख्या 1 - 5 ले लिए और एक पूर्णांक संख्या 2 ले लिए। दोनों को सॉल्व किए तो -3 आया। तो -3 एक पूर्णांक संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। व्यवकलन या घटाव के लिए समृद्ध नियम। पूर्णांक संख्या की जगह पर एक पूर्णांक संख्या ले लिए 3 और एक पूर्णांक संख्या ले लिए 5। माइनस यहाँ पर कर दिए, फिर दोनों को सॉल्व किया तो -2 आया। तो -2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या घटाव के लिए समृद्ध है। अब गुणन के लिए समृद्ध नियम। देखिए, पूर्णांक संख्या की जगह पर -3 ले लिए और 4 ले लिए। दोनों को सॉल्व किए तो आया -12। तो -12 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के लिए समृद्ध है। फिर भाग के लिए समृद्ध नियम। पूर्णांक संख्या की जगह पर 2 ले लिए और फिर 3 ले लिए। दोनों को सॉल्व किया तो आया 2/3। तो 2/3 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं ना। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। फिर देखेंगे तीसरा, परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध नियम। योग के लिए देखेंगे। तो एक परिमेय संख्या लिए 0। अब ये मत कहिएगा कि 0 परिमेय संख्या नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है और सबसे छोटी परिमेय संख्या भी है। इसे सबसे छोटी नहीं है, मतलब सबसे छोटी माइनस असंभव है। यानी कि देखिए, परिमेय संख्या ले लिए 0 और एक परिमेय संख्या ले लिए 2/3। फिर यहाँ पर दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 2/3। तो 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। व्यवकलन या घटाव के लिए समृद्ध नियम।
तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या की जगह पर 1 ले लिए, फिर माइनस 1/2, फिर दोनों को सॉल्व किए तो आया 1/2। यह एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत संवृत्त है। गुणन के लिए संवृत्त नियम देखिए, यहाँ पर ले लिए एक परिमेय संख्या 2/3, फिर 9/2, तो इन दोनों को सॉल्व किए तो आया 3। तो कह सकते 3 क्या है? 3 यह एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए संवृत्त है। अब दूसरा नियम है क्रम विनिमयता का नियम। पूर्ण संख्या के लिए क्रम विनिमय नियम। योग के लिए देखेंगे, यानी कि a + b बराबर होना चाहिए b + a के। तो a के जगह पर एक पूर्ण संख्या लेंगे 2 और b के जगह पर एक पूर्ण संख्या लेंगे 5। फिर यहाँ पर भी a और b के मानों को रख देंगे। दोनों को सॉल्व किए तो आया 7 और यहाँ पर भी आया 7, दोनों बराबर है। तो कह सकते हैं कि योग क्रम विनिमय है। फिर घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम देखिए, a - b बराबर होना चाहिए b - a के। तो a की जगह पर ले लिए 5 और b की जगह पर ले लिए 2। फिर यहाँ पर a और b के मानों को रख देंगे। तो दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया -3। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। फिर गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर फिर a की जगह पर 2 और b की जगह पर 5 ले लिए। फिर a और b के मानों को यहाँ पर रख दिए। दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर भी आया 10, यहाँ पर भी आया 10। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय है। अब पढ़ेंगे भाग के लिए क्रम विनिमय नियम। तो देखिए, a की जगह पर 6 ले लिए और b की जगह पर 2, फिर b की जगह पर 2 और a की जगह पर 6। दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 1/3। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। फिर पूर्णांक के लिए क्रम विनिमय नियम। योग के लिए देखेंगे, a + b बराबर होना चाहिए b + a के। तो a के जगह पर एक पूर्णांक संख्या लेंगे -2 और b की जगह पर 3। फिर a और b की जगह पर मानों को रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 है और यहाँ पर भी आएगा 1। दोनों बराबर है तो कह सकते हैं कि योग क्रम विनिमय है। घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम देखिए, एक पूर्णांक संख्या ले लिए -3, फिर b के जगह पर एक पूर्णांक संख्या ले लिए 5। फिर a और b के जगह पर एक पूर्णांक संख्या ले लिए। फिर सॉल्व किए दोनों तरफ तो यहाँ पर आया -8 और यहाँ पर आया 8। क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम। a के जगह पर एक पूर्णांक संख्या ले लिए 2 और b की जगह पर -10। फिर यहाँ पर भी a और b के मानों को रख देंगे। फिर सॉल्व करें तो -6 आया और यहाँ पर भी -6 आया। चूँकि दोनों बराबर है तो कह सकते हैं कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है। फिर भाग के लिए देखेंगे, यहाँ पर फिर a की जगह -6 और b की जगह पर 2। फिर यहाँ पर भी b की जगह पर 2 और a की जगह पर -6। दोनों को सॉल्व किए तो आया यहाँ पर -3 और यहाँ पर आया -1/3। दोनों बराबर नहीं है तो कह सकते हैं कि भाग क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम देखिए, यहाँ पर है योग के लिए a + b बराबर होना चाहिए b + a के। तो a के जगह पर 0 एक परिमेय संख्या लेंगे और b की जगह पर 2/3 लेंगे। फिर यहाँ पर b की जगह पर 2/3 और a की जगह पर 0 लेंगे। 0 एक परिमेय संख्या है। कभी भी बट्टा में 0 होगा ना, मान लीजिए 2/0 हो गया तो यह कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा।
और फिर यहाँ पर देखिए दोनों को सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 2/3 और यहाँ पर भी आया 2/3। तो दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। फिर यहाँ पर देखें घटाव के लिए, ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर 2। फिर यहाँ पर मानों को रख देंगे, फिर सॉल्व किए तो यहाँ पर आया -2 और यहाँ पर आया 2। क्योंकि दोनों बराबर है नहीं, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। गुणा के लिए क्रम विनिमय, फिर ए की जगह पर 2/3 ले लिए, बी की जगह पर 9/2। यहाँ पर भी मानों को रख दिए, सॉल्व किए तो आया 3 और यहाँ पर भी आया 3। दोनों बराबर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि गुणन के लिए क्रम विनिमय है, यानी कि परिमेय संख्या गुणन के लिए क्रम विनिमय है। भाग के लिए क्रम विनिमय नियम, मान लीजिए यहाँ पर ए की जगह पर 1/2 एक परिमेय संख्या ले लिए, फिर बी की जगह पर 3/2। यहाँ पर भी मानों को रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/3 और यहाँ पर आएगा 3। यह दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म में साहचर्यता का नियम। पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नियम, योग के लिए साहचर्य नियम। देखिए a + b + c बराबर होना चाहिए a प्लस कोष्टक में b + c के। यहाँ पर a के जगह पर एक पूर्ण संख्या लेंगे 1 और b की जगह पर 2 और c की जगह पर 3 ले लिए। फिर यहाँ पर भी मानों को रख दिए, सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 3 और इन दोनों को जोड़ दिए तो 3 आया और यहाँ पर 1 है। दोनों को सॉल्व किए तो 6 और 6 आया, दोनों बराबर है, तो कह सकते हैं कि योग के लिए साहचर्य है। घटाव के लिए साहचर्य नियम, देखिए यहाँ पर a कोष्टक में a - b - c बराबर होना चाहिए a कोष्टक में b - c के। तो a की जगह पर एक पूर्ण संख्या 0 ले लिए, b की जगह पर एक पूर्ण संख्या 1 और c की जगह पर 2। यहाँ पर भी मानों को रख दिए और सॉल्व किए तो यहाँ पर आया -3 और यहाँ पर आया 1। तो दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि घटाव साहचर्य नहीं है। गुणन का साहचर्य नियम, ए कोष्टक में a गुणा b गुणा c बराबर होना चाहिए a गुणा कोष्टक में b गुणा c के। तो a की जगह पर एक पूर्ण संख्या ले लिए 1 और b की जगह पर 2, c की जगह पर 3। यहाँ पर भी मानों को रख दिए, फिर दोनों को सॉल्व किए तो आया 6 बराबर 6। तो कह सकते हैं गुणन साहचर्य है। भाग का साहचर्य नियम, फिर a की जगह पर एक पूर्ण संख्या 8 ले लिए, b की जगह पर 2 ले लिए और c की जगह पर भी 2 ले लिए। यहाँ पर भी सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया 8। कह सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि भाग साहचर्य नियम का पालन नहीं कर